Yesterday we have discussed lambda equivalent conductance. The formula regarding that is equivalent conductance is equal to volume of the conductor if it is electrolyte multiplied by the specific conductance, that is K. Then I said that this volume, it can be replaced with the help of 1000 divided by N. How it is done? It is very simple. Since for the volume I am replacing the term, so you can use simple statics just like this way. Here it is 1 gram equivalent of ions of one normal solutions. They are present in the how much volume? 1000 ml. 1 ग्राम इक्विवेलेंट आयन जो है ये एक नॉर्मल सोल्यूशन होता है वो, और नॉर्मल सोल्यूशन जो है वो 1 नॉर्मल कितना होता है जब 1000 ml में आप उसको डिसॉल्व करते हैं. सो व्हाट इज द वॉल्यूम? 1000 ml इज द वॉल्यूम. Then simply I am using 1 gram equivalent of N normal, not 1 normal. N means said or untold normality, means what is the normality that is not sure. So writing about the N normal solution. So for N normal solution you have to divide 1000 by N. So this much is the volume. So that volume term I have replaced in the formula with 1000 divided by N. So that was the formula for the equivalent conductance. In the similar way, we can tell about the molar conductance, and the formula only replaces normality by the molarity. And definition, it is again similar, that the conductance offered by the 1 mole of the ions, 1 mole of particular ions. Again, if you can extend the definition, that provided the area of electrode is sufficiently large so that whole of the solution is enclosed between them, and distance between the electrode is unity. That is the extended definition, and that's the formula stands for the molar conductance. Now variation of molar conductance, it is of interest. How the molar conductance that varies for the weak electrolyte and for the strong electrolyte. weak electrolyte कौन से होते हैं और strong electrolytes कौन से होते हैं? जो इलेक्ट्रोलाइट 100% आयोनाइज होंगे सोल्यूशन में उनको हम स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट बोलेंगे. हाइड्रोक्लोरिक एसिड हो गया, सल्फ्यूरिक एसिड हो गया, नाइट्रिक एसिड हो गया, सोडियम क्लोराइड का सोल्यूशन हो गया, सोडियम सल्फेट का सोल्यूशन है. इस तरह के सोल्यूशंस जो हैं, या पोटाशियम क्लोराइड, वो जो है वो जब वाटर में आप उनको डिसॉल्व करते हो, दे आर प्रेजेंट एज द आयंस. तो इनको हम बोलते हैं स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट. स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट कैन बी ए एसिड, कैन बी ए बेस. सोडियम हाइड्रोक्साइड भी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, और सोडियम HCl जो वो भी क्या है? स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है. इन दोनों का जो सॉल्ट होगा, स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस का, दैट इज अगेन ए स्ट्रॉन्ग कंपोनेंट. अगर एक स्ट्रॉन्ग कंपोनेंट हो, दूसरा वीक कंपोनेंट हो, जैसे एसिटिक एसिड जो वो वीक इलेक्ट्रोलाइट है, उसकी आयनाइजेशन 100% जो वो सोल्यूशन में नहीं होती है, लेकिन सोडियम हाइड्रोक्साइड जो है वो स्ट्रोंगर बेस है. इन दोनों को अगर मैं कंबाइन करता हूं NH और एसिटिक एसिड को, तो सोडियम एसिटेट मेरे पास सॉल्ट बनेगा. तो सोडियम एसिटेट जो है दैट इज ए सॉल्ट ऑफ वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस. अगेन इट इज ए स्ट्रोंगर इलेक्ट्रोलाइट. उसी तरह से अमोनियम हाइड्रोक्साइड एक वीक बेस है, लेकिन HCl जो वो स्ट्रोंगर एसिड है. इन दोनों को अगर आप कंबाइन कर दो तो अमोनियम क्लोराइड सॉल्ट बनेगा. अमोनियम क्लोराइड विल बी ए स्ट्रोंगर इलेक्ट्रोलाइट. तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट में या तो स्ट्रॉन्ग एसिड होना चाहिए, या स्ट्रॉन्ग बेस होना चाहिए, या फिर साल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस होना चाहिए, या फिर साल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड वीक बेस, या साल्ट ऑफ वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस. और अगर दोनों कंपोनेंट वीक होंगे तो उसमें हमारे पास वीक इलेक्ट्रोलाइट आएगा. किस तरह से इलेक्ट्रोलाइट्स की कंडक्टेंस वेरी करती है और डाइल्यूशन कंडक्टेंस को किस तरह से इफेक्ट करता है. जनरली
डाइल्यूशन से जो कंडक्टेंस इंक्रीज होती है, क्या होती है? इंक्रीज। वाई द कंडक्टेंस इंक्रीज, वाई द डाइल्यूशन? कि आपके पास मान लीजिए एक नॉर्मल सोल्यूशन है, 500 ml उसमें वाटर आपने जो वो ऐड कर रखा है। अगर आप उसमें 100 ml वाटर और ऐड करते हैं तो कंडक्टेंस इंक्रीज हो जाएगी। नो क्वेश्चन अराइजेज कि बात करेंगे हम स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की। मान लीजिए सोडियम क्लोराइड का सोल्यूशन ले रखा है, तो सोडियम क्लोराइड के सोल्यूशन में ऑलरेडी सारे के सारे NaCl के मॉलिक्यूल जो वो आयंस में प्रेजेंट है। तो आयंस में प्रेजेंट, ऑलरेडी वो आयंस में प्रेजेंट है, तो डाइल्यूशन से आयंस और ज्यादा नहीं बनेंगे। इसका मतलब सिंपल प्ली हम नहीं दे सकते हैं कि जैसे हम डाइल्यूशन करते हैं तो उससे आयनाइजेशन इंक्रीज हो जाती है। पहला मैं रीजन पुट अप कर रहा हूं यहां पर कि डाइल्यूशन से कंडक्टेंस क्यों इंक्रीज हो रही है। डाइल्यूशन से कंडक्टेंस इसीलिए इंक्रीज हो सकती है कि आयन की स्पीड बढ़ जाए, दैट इज पॉसिबल, या फिर नंबर ऑफ आयंस ही इंक्रीज हो जाएं, पहले कम थे बाद में बढ़ गए, इसका मतलब आयनाइजेशन इंक्रीज हो गई। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के केस में ऐसा नहीं सोचा जा सकता है। HCl, NaCl, सल्फ्यूरिक एसिड ऑलरेडी जो है वो 100% आयोनाइज्ड होते हैं, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स हैं, लेकिन फिर भी ये कंपोनेंट जो है वो डाइल्यूशन से जो है वो कंडक्टेंस इनकी इंक्रीज होती है। इट मींस कंडक्टेंस जो है वो किसी और फैक्टर से इंक्रीज हो रही है, ना कि इंक्रीज्ड आयनाइजेशन से। इन व्हाट केस? in the case of strong electrolyte. In the case of strong electrolyte, two effect has been given for the increase of the conductance. One is osmotic effect, because of that conductance increases. What is that? First of all discuss it. Another one is electrophoretic effect. So first of all osmotic effect, जैसे कि वर्ड इंडिकेट कर रहा है कि कहीं पर सिमेट्री है और सिमेट्री जो वो क्या हो रही है, डिस्टर्ब हो रही है। अब एक केस डिस्कस करते हैं कि सोडियम क्लोराइड का सोल्यूशन जो वो पानी में प्रेजेंट है, तो एक Na पॉजिटिव आयन, जो ये सेंटर में मैंने पॉजिटिव आयन यहां पर पुट अप कर रखा है, दिस पॉजिटिव आयन इट इज बीइंग सराउंडेड बाय द वेरियस नेगेटिव आयंस, दीज आर द क्लोराइड आयंस। तो एक सोडियम आयन को 6 क्लोरीन जो है वो सराउंड कर रही है इस तरह से, 6 क्लोरीन दे आर सराउंडिंग द Na पॉजिटिव आयन। तो एक स्फेरिकल नेगेटिव एटमॉस्फेयर या नेगेटिव फील्ड जो है इस पॉजिटिव आयन के करीब जो वो बना हुआ है। ये आयन इसको अट्रैक्ट कर रहा है, ये आयन नीचे भी अट्रैक्ट कर रहा है, तो दोनों का कैंसलेशन है, लेकिन वहां से डिटैच नहीं हो रहे हैं। इसको हम बोलते हैं आयन केज। क्या बोलते हैं हम इसको? आयन केज। दिस इज द सिचुएशन व्हेन यू हैव नॉट पास्ड इलेक्ट्रिसिटी थ्रू द सोडियम क्लोराइड सॉल्यूशन। जैसे आप इलेक्ट्रिसिटी पास करेंगे तो क्या होगा, Na पॉजिटिव आयन जो वो एक साइड को मूव कर जाएगा और नेगेटिव आयन जो वो दूसरी साइड को मूव कर जाएंगे। नेगेटिव आयन जो वो पॉजिटिव इलेक्ट्रोड की तरफ और पॉजिटिव आयन जो वो नेगेटिव इलेक्ट्रोड की तरफ मूव कर जाएगा। यहां सिमेट्रिकल जो है वो इसके अराउंड जो वो आयन का एटमॉस्फेयर था, यहां वो सिमेट्री जो वो डिस्टर्ब हो गई है। क्या हो गई है? सिमेट्री। कौन सी? स्फेरिकल जो इसके अराउंड सिमेट्री बनी हुई थी नेगेटिव आयन की, दैट इज बीइंग डिस्टर्ब। सो व्हाट इज ऑस्मेट्रिक इफेक्ट? जब भी आयन मूव करता है तो एक आयनिक एटमॉस्फेयर बनेगा, वो ब्रेक होगा, उसके बाद दूसरा आयनिक एटमॉस्फेयर बनेगा, फिर ब्रेक होगा। ऑलवेज देर इज ए गैप और लैप्स बिटवीन द breakage of one ionic atmosphere and formation of another atmosphere. That lapse or that gap is termed as the asymmetric effect. Listen again what I said कि पॉजिटिव आयन है उसको नेगेटिव आयन के एटमॉस्फेयर ने घेर रखा है, और अगर नेगेटिव आयन होगा तो उसको पॉजिटिव आयन के एटमॉस्फेयर ने सराउंड किया होगा। ये तब सिचुएशन है जब आप इलेक्ट्रिसिटी सोल्यूशन में से पास नहीं कर रहे हैं, सोल्यूशन इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं कर रहा है। मोमेंटरीली आप उसमें से इलेक्ट्रिसिटी पास करते हैं, यानी 2 इलेक्ट्रोड उसमें इंसर्ट करते हैं, तो पॉजिटिव आयन नेगेटिव इलेक्ट्रोड की तरफ और नेगेटिव आयन पॉजिटिव इलेक्ट्रोड की तरफ मूव करेगा। तो जो स्फेरिकल एटमॉस्फेयर है वो ब्रेक डाउन हो जाएगा उसका, और असिमेट्री आ जाएगी उसमें। क्या आ जाएगी? सिमेट्री की बजाय असिमेट्री आ जाएगी।
तो एक आयनिक एटमॉस्फेयर का बनना और उसका ब्रेक होना द्वारा रीबिल्ड होना, तो उनमें रीबिल्ड होने में और ब्रेक होने में क्या है, टाइम लैप्स है, टाइम गैप है. दैट इज टर्म्ड एज द ऑस्मेट्रिक इफेक्ट. सो बिकॉज ऑफ ऑस्मेट्रिक इफेक्ट और सिंपली saying ionic case, because of ion case the movement of ions is restricted. As you are diluting the solution, then what is happening? डाइल्यूशन से आयनिक एटमॉस्फेयर बहुत कम बनेगा, क्योंकि हर एक आयन जो बहुत डिस्टेंस पे चला जाएगा. जितनी ज्यादा डाइल्यूशन होती जाएगी, आयन्स जो वो एक दूसरे से सेपरेट होते जाएंगे. अगर सेपरेट होते जाएंगे तो आयनिक एटमॉस्फेयर नहीं बनेगा. इसका मतलब आयनिक केज नहीं बनेगा. अगर आयनिक केज नहीं बनेगा तो ना वो रीबिल्ड होगा, ना वो उसका ब्रेकडाउन होगा. तो ऑस्मेट्रिक गैप या ऑस्मेट्रिक इफेक्ट जो वो नहीं होगा. So why the conductance increases because of dilution in case of stronger electrolyte? It is simply the osmometric effect. First you explain the osmometric effect, that every positive or negative ion is surrounded by its counter ion, and that ion is not single, it is surrounded by a ionic atmosphere. That is termed as the ionic case. Whenever ion moves, then the ionic case moves in different direction and ion moves in the different direction. So there is a change in the symmetry of the ionic atmosphere. So there is breakage of the ionic atmosphere. Always there is a time lapse or time gap between the formation of the new ionic case and breakage of the previous ionic case. That gap or that lapse of time is termed as the osmometric effect. Whenever we are diluting the solution, then each and every ion, it is much more away from its counter ion. No ionic atmosphere is formed, so no ionic case is formed. So because of dilution, the ionic case are lost. That is why the conductance of the stronger electrolyte increases. Another effect is not related with the dilution. It is electrophoretic effect. What is electrophoretic effect? This is here picture that is indicating somewhat or two ions. One is of the different color, another of the green color. But again it is surrounded by some spheres. What spheres are not having now charge. इसका मतलब है कि जो बीच में रेड कलर का या ग्रीन कलर का मैंने सर्कल बना रखा है, स्फेयर बना रखा है, वो आयंस हैं. एक को सोडियम आयंस मान लो, दूसरे को Cl नेगेटिव आयन मान लो. Whenever there is more dilution, then each and every ion it is surrounded by atmosphere of its solvent. तो अगर इसको पानी में डिसॉल्व कर रखा है तो एक सोडियम आयन के अराउंड जो है, यहां पर देखो 6 या 7 वाटर के मॉलिक्यूल, 1 2 3 4 इस तरह से वाटर मॉलिक्यूल इसको सराउंड कर रहे हैं. दैट इज द हाइड्रेशन ऑफ द आयन. हियर अगेन इट इज द काउंटर आयन, दैट इज अगेन द हाइड्रेशन ऑफ द आयन. तो जब भी आयंस मूव करते हैं, दे आल्सो कैरी द लोड ऑफ द वाटर मॉलिक्यूल अबव इट और लोड ऑफ द सॉल्वेंट मॉलिक्यूल अबव इट. तो सिंगल आयन जो उसका साइज कम होता है, लेकिन जैसे इसके अराउंड जो वाटर मॉलिक्यूल इकट्ठे हो जाते हैं, तो ये जो साइज है किसका, आयन का, दैट बिकम्स मच मोर लार्जर. दिस पार्टिकल साइज becomes of the size of the nano particles. Now the simple solution, it is behaving just like a colloidal solution, because the ion which is moving, it is also carrying the load of the water molecule. तो सोडियम आयन इस साइड मूव करेगा, नेगेटिव आयन इस साइड मूव करेगा. सो बिगर पार्टिकल जो वो अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं. सो दैट इज कॉजिंग सम बट विस्कोसिटी इफेक्ट. इट इज गोइंग टू इंक्रीज द विस्कोसिटी ऑफ द मीडियम. तो इसीलिए वर्ड इसमें उसने यूज कर रहा है इलेक्ट्रोफोरेटिक इफेक्ट. क्या यूज कर रहा है? इलेक्ट्रोफोरेटिक इफेक्ट. जनरली इट इज नॉट कंसीडर्ड फॉर द डाइल्यूशन इफेक्ट. जो डाइल्यूशन की बात की है उसमें केवल ऑस्मेट्रिक इफेक्ट आएगा. इलेक्ट्रोफोरेटिक इफेक्ट जो वो आप डिफरेंट वे से उसको काउंटर कर सकते हैं, डिफरेंट वे से काउंटर किया जा सकता है. दैट इज नॉट इन योर सिलेबस. नाउ लेट अस डिस्कस फर्दर. It is a equation, Debye-Huckel-Onsager equation. It is known as
it gives the variation of the molar conductance. So lambda m above it is not raised to power c, it is at particular concentration. So molar conductance at particular concentration c, that is equal to lambda m infinite. Infinite means you are having a solution that is having much more dilution, infinitely diluted solution. जैसे एक ड्रॉप आप मान लो एक ड्रम में डाल दो तो क्या होगा, कंसंट्रेशन तो नियरली जीरो हो जाएगी, लेकिन हम उसको क्या बोल सकते हैं, दैट इज ए इनफाइनाइट डाइल्यूशन. तो वैसे तो ये इंडिकेट करना इन्फिनिटी रॉन्ग है, यहां पर इसको जीरो कंसंट्रेशन देते हैं हम. इंस्टेड ऑफ इन्फिनिटी वी राइट हियर जीरो. सम बुक्स में भी राइटिंग द इन्फिनिटी, तो वो भी चलेगा, लेकिन आपने जीरो लिखना है ना कि इन्फिनिटी लिखना है एग्जाम में. सो लैम्डा एम एट पर्टिकुलर कंसंट्रेशन सी इज इक्वल टू लैम्डा एम एट नियरली जीरो कंसंट्रेशन minus b is a constant, under root c it is the square root of the concentration. B is a constant that is having the dielectric constant, that is having the temperature, that is having the temperature, that is having the dielectric constant of the medium. तो उसका इकट्ठा करके जो है वो b constant बनता है, लेकिन आपके सिलेबस में इतना नहीं है तो आपने उसको कम जो वो कंसीडर करना है. Let us see how this equation that can be shown graphically for the stronger electrolyte and for the weaker electrolyte. So this is a graph that is indicating the variation of the strong electrolyte, molar conductance of the strong